नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। और मनोविज्ञान में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पिछली क्लास में अपनों ने जो टॉपिक छोड़ा था उसी को आज की क्लास में अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बाल विकास पढ़ रहे थे और बाल विकास में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कारक। अब उन कारकों में अपनों ने सबसे पहले देखा था कि सबसे पहला जो कारक है बाल विकास को प्रभावित करता है वो वंशानुक्रम है। और वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को अपनों ने एक साथ देखा था। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को अपनों ने एक साथ देखा था। सामान्य परिचय, थोड़ा सा परिचय तो अपनों ने इस क्लास में देखा था। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि देखिए वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही टॉपिक या ये दोनों है वो अपने को विशेष अर्थ में या विशेष रूप में पढ़ने हैं और इनका पूरा का पूरा अध्ययन अपने को करना है। तो इसलिए अपनों ने पिछली क्लास में इनके बारे में सामान्य चर्चा की थी और बाकी अपन इनको विशेष संदर्भ में देखेंगे तब इनके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अपनों ने बात की थी कि इन दोनों के बाद जो विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है उनमें यदि अपन बात करें तो बुद्धि। अब देखिए सामान्यतः जो बुद्धि होती है उसमें यदि अपन स्पीयरमैन का तर्क देखें, स्पीयरमैन का, तो स्पीयरमैन ने यूं कहा है कि जो सामान्य व विशिष्ट बुद्धि होती है, सामान्य व विशिष्ट बुद्धि वो कहां से प्राप्त होती है? विशिष्ट जन्मजात, या फिर यूं कहें कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से जब स्पीयरमैन कह रहे हैं कि ये दोनों वंशानुक्रम से प्रभावित हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अधिकतर किससे प्रभावित है? वंशानुक्रम से प्रभावित है। और हम जानते भी है कि बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि को अपन बुद्धि लब्धि से ले सकते हैं। बुद्धि लब्धि सामान्यतः अपन ये कर सकते हैं कि यदि कोई बच्चा वंशानुक्रम से अच्छा आईक्यू लेवल लेकर आया तो उसको तो अपन अभ्यास द्वारा या कैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में अपन दिखा सकते हैं, वातावरण से प्रभावित कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए कि जिसके पास बुद्धि लब्धि नहीं है, वंशानुक्रम से ही बालक मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तो फिर वो बालक विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वंशानुक्रम का इस पर प्रभाव पड़ता है। और ये विकास को कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए मान लीजिए कि एक बालक है वो 120 आईक्यू लेवल से प्लस है, ठीक है, या अपन यूं कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक है। एक बालक तो है प्रतिभाशाली और एक है 25 से कम वाला, अपन यूं कह सकते हैं जड़ बुद्धि है, ठीक है। अब इन दोनों बालकों की यदि बात करें तो ये दोनों बालक क्या एक जितना विकास कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्रतिभाशाली बालक जिस चीज को सीखने में 1 घंटा लगाएगा उसको ये 10 घंटे में भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आईक्यू लेवल ही नहीं है, इसकी बुद्धि लब्धि नहीं है, इसकी बुद्धि उस चीज को लब्धि नहीं कर रही, यानी प्राप्ति नहीं कर रही, ग्रहण ही नहीं कर रही, तो ये फिर सीख ही नहीं पाएगा। तो ये इसकी तुलना में काफी कम विकास कर पाएगा। तो इस प्रकार से बुद्धि भी है वो हमारे विकास को प्रभावित करती है या विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर अगर अपन एक और विद्वान की बात करें, गोनेट डे, तो उन्होंने भी कालिकाक जैसे सैनिकों का किया था, विश्लेषण किया था, उन पर प्रयोग किया था और उसके बाद बुद्धि को एक प्रमुख तत्व के रूप में प्रदर्शित किया था, बताया था। साथ साथ उन्होंने कहा था कि बुद्धि है वो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है, अर्थात वंश का इस पे या जन्म कर्म का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है वो बुद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है, हमारे विकास में अहम भूमिका निभाती है। हमारा जितना आईक्यू लेवल होगा उतना ही हम विकास कर पाएंगे। और सामान्यतः एक बालक जो प्रतिभाशाली बालक है उसको हम एक बार कोई चीज बताएंगे वो समझ जाएगा, वो आसानी से ग्रहण कर लेगा, परंतु जड़ बुद्धि नहीं कर पाएगा। जड़ बुद्धि को सामान्य सी चीज अगर बताई जाए तो वो भी बार बार बतानी पड़ती है,
फिर भी उसको समझ में नहीं आती, फिर भी वो भूल जाता है। तो इस प्रकार से जड़ बुद्धि बजाय प्रतिभाशाली के बहुत कम विकास कर पाता है। उसके बाद अपनों ने बात की थी लिंग की। तो देखिए लिंग है वो विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है? यदि अपन बात करें लड़कों की और लड़कियों की, लड़कों की और लड़कियों की, तो मनोविज्ञान यूं कहता है कि लड़कियां अधिक, या फिर यूं कहें कि पहले परिपक्व होती है, पहले परिपक्व हो जाती है बजाय लड़कों के। लड़के देरी से परिपक्व होते हैं, जबकि लड़कियां पहले परिपक्वता को प्राप्त कर जाती है। और यदि आप सामान्य घर पे बैठे हो तो सामान्य हमारे यूं कहा भी जाता है कि लड़कियां तो घास फूस की तरह बढ़ती है, अर्थात लड़कियां जो है वो बहुत जल्दी विकास कर जाती है, जबकि लड़के हैं वो बाद में परिपक्व होते हैं। अगर अपन आयुगत यानी अवस्थागत विकास की भी बात करें तो देखिए सामान्यतः प्रारंभिक अवस्था में है, या अपन यूं कहें कि सबसे पहले है वो थोड़ा लड़के बढ़ते हैं, लड़के ज्यादा विकास करते हैं, लड़कियां कम, परंतु बाद में लड़कियां तेज गति से विकास करती है। लड़कों का विकास एक समय के लिए थोड़ा सा रुक सा जाता है, पूर्णतः रुकता नहीं है, थोड़ा सा रुक सा जाता है। उसके बाद अंत में लड़कियों की बजाय लड़के अधिक विकास करते हैं। तो इस प्रकार से भी है वो लिंग प्रभावित करता है। और यदि अपन और विकास की बात करें तो अवस्था बढ़ने के साथ साथ, या फिर मैं यूं कहूं कि आयु बढ़ने के साथ साथ, लड़कियों में अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लड़कों में अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि अपन छोटा सा उदाहरण ले आवाज का, तो लड़कियों की आवाज है वो आयु बढ़ने के साथ साथ मधुर होने लगती है, जबकि लड़कों की आवाज है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ कठोर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भी है वो इनके विकास को प्रभावित करता है। और कभी कभार यूं होता है कि हार्मोन्स की वजह से किसी लड़के की आवाज है वो मधुर हो जाती है, तो फिर वो असमायोजित हो जाता है समाज के प्रति। क्यों? क्योंकि जहां पर लड़कों की आवाज भारी है, वहां पर यदि एक लड़के की आवाज मधुर है तो यूं माना जाता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार के हार्मोन्स में किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई है, तब ऐसा हो जाता है। तो वो सामान्यतः संकोची भी हो जाता है और इस प्रकार से वो असमायोजित हो जाता है, समाज के साथ घुलना मिलना भी थोड़ा कम कर देता है। तो इस प्रकार से है वो लिंग भी विकास को प्रभावित करता है, लिंग अवस्थाओं में भी विकास को प्रभावित करता है। साथ साथ लिंग की वजह से ही, यानी लड़कियां पहले परिपक्व होती है, लड़के बाद में होते हैं। लड़कियों की धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ आवाज मधुर होती जाती है, जबकि लड़कों की आवाज कठोर होती जाती है। तो इस प्रकार से विकास की दिशा अलग अलग होती है। और यदि अपन और विषयगत आधार पर बात करें तो लड़कियां सामान्यतः सौंदर्य विषयों में अधिक रुचि लेती हैं, जैसे दर्शन हो गया, भाषागत विषय। ज्यादातर लड़कियां हिंदी भाषा पढ़ेगी, है ना, बजाय लड़कों के। लड़के मैथ्स ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से है वो उनकी विषयगत विभिन्नता भी देखने को मिलती है, अर्थात लड़कियां है वो सौंदर्य के विषय, जिनमें सौंदर्य देखा जाता हो, उन चीजों को ज्यादा पढ़ना, ज्यादा देखना पसंद करती है। ये बात भी मैं नहीं कह रही, मनोविज्ञान कह रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर अपन समझे कि लिंग भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। अब बुद्धि और लिंग के बाद अपनों ने बात की थी परिवार की, समाज की, देश की। वो क्या चीज है, वो कैसे प्रभावित करती है? तो देखिए परिवार की यदि अपन बात करें तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। परिवार में बालक का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है, उनमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है बच्चे का स्थान, यानी बच्चा पहला है या बच्चा अंत का है। सामान्यतः बीच वाले बच्चे तो नॉर्मल रहते हैं,
परंतु यदि किसी परिवार में बहुत समय बाद पहला छोटा बालक आया है तो उसका बहुत लाड़ प्यार रहेगा, यानी बहुत ही ज्यादा स्नेह उसे दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए कि किसी परिवार में ऐसी बात नहीं हो कि बहुत समय बाद कोई छोटा बच्चा आया हो, परंतु उसके बाद जो जितने बच्चे होते हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है उसके प्रति स्नेह अधिक रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्थिति देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि अधिक लाड़, अधिक स्नेह जिस बच्चे का होता है तो वो बच्चा सामान्यतः अपन यूं कह सकते हैं कि असामाजिक हो जाता है। असामाजिक क्यों होता है? क्योंकि हर एक विश पूरी होती है, उसकी हर एक इच्छा पूरी होती है, हर एक इच्छा पूरी होती है, तो वो कभी भी अपने आप को किसी के साथ समझ से स्थापित वो नहीं कर पाएगा हर कहीं। तो इसलिए वो जब समझ से स्थापित नहीं कर पाएगा तो वो असामाजिक हो जाएगा, वो जिद्दी हो जाएगा। सामान्यतः मान लीजिए कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे, 4 लड़के हैं, 4 लड़के, या अपन यूं बोल सकते हैं 4 भाई है, ठीक है, 4 भाई है। उनमें से बड़ा ही बड़ा जो बेटा है उसकी शादी हुई, उसकी कोई संतान हुई, उसकी संतान हुई, तो ये जो पहली संतान थी घर में काफी समय बाद आई, उसका अधिक स्नेह होगा। उसके बाद उन चारों के और अधिक जो संतान रही उसमें फिर व्यवहार है वो बिल्कुल नॉर्मल रह गया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये तो बड़ा हो गया, ठीक है, और जैसे जैसे ये लोग आए तो इसको समझे से स्थापित करना मान लीजिए सिखा भी दिया। परंतु जो सबसे छोटा भाई है उसकी जो संतान आई सबसे अंत में संतान आई, तो ये जो संतान थी ना, इसने हो सकता है एडजस्ट करना सीख लिया हो, समझ से स्थापित करना सीख लिया हो, परंतु जब ये आई तब ये बहुत बड़ा हो चुका था। अब ये है वो बहुत लाड़ प्यार में पल रहा है। माता पिता के भी यहाँ, यानी चारों के यहाँ ये सबसे छोटा है, इन सब में भी ये सबसे छोटा है, तो सर्वाधिक लाड़ प्यार किसका है? इसका है। अब ये असामाजिक हो सकता है। प्रारंभ में इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। हो सकता है 1% यूं हुआ कि बाद में जो बच्चे आए उनके आधार पर उसको समझ से स्थापित करना सिखा दिया, परंतु ये फिर कहीं नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक तो बालक का जो परिवार में है वो स्थान उसके विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, और परिवार से संबंधित बहुत सी चीजें होती है जो बालक के विकास को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि बालक का जो नाम है ना, बालक का नाम, वो भी बालक के विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए आजकल जो माता पिता है ना, वो बच्चे का जब नाम रखते हैं तब सोच समझ कर नाम रखते हैं, डिक्शनरी लेकर बैठते हैं, मीनिंगफुल नाम रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल की यदि बात देखें तो नाम हो जाते थे, कोई कुछ भी नाम रख लेता था, कोई कुछ भी नाम रख लेता था, यहाँ तक कि जिसका रंग साफ है उसको दौड़ियो बोल देता था या दौड़ी बोल देता था। तो इस प्रकार से है, वो सफेद रंग का होता है, मतलब उसको उसी प्रकार से, या फिर कोई विशेषता के आधार पर घर वाले नामकरण कर देते थे। बाद में अंत में जाकर वो जब बड़ा हो जाता तब भी उसका वही नाम चलता रहता था, इतनी समस्याएं नहीं आती थी। परंतु अब वर्तमान में यदि आपने कोई ऐसा वैसा नाम रख दिया और वो बालक स्कूल जाता है तो सब बच्चे उसे उस नाम से चिढ़ाएंगे तो वो बच्चा है वो स्कूल में है वो संकोची हो जाता है, यहाँ तक कि वो स्कूल जाना भी पसंद नहीं करेगा, वो परेशान हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, वो स्कूल से दूर भागने लगेगा, वो कुछ भी करना चाहेगा परंतु स्कूल में नहीं जाना चाहेगा। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए कि एक बालक तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है कि वो कुछ भी सीखे, कुछ भी करे, और एक बालक ऐसा है कि जिसके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मुझे उन लोगों से बचना है, मुझे उन लड़कों से बचना है, वो चिढ़ाएंगे, मुझे ऐसे जाना है, मुझे छुप कर जाना है। तो उसके दिमाग में जब ये चीजें चलती रहेगी तो वो विकास कैसे कर पाएगा। तो इसलिए बालक का नाम
और बालक का स्थान दोनों ही परिवार में उसके विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। और चूंकि ये प्रथम पाठशाला है तो इसलिए इन चीजों का विकास इसका प्रारंभ में शुरू हो जाता है, यानी मैं यूं भी कह सकती हूँ कि जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और फिर सबसे अधिक प्रभावित भी यही करता है। तो इसलिए हमें है वो किसी भी स्थान का बालक हो उसके साथ बराबर समान व्यवहार करना चाहिए। साथ साथ नाम रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि बालक का कोई ऐसा नाम नहीं हो जिसकी वजह से उसका मजाक बने और उसका विकास ही रुक जाए। या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो बच्चे ज्यादा चिढ़ाते हो उनके प्रति नकारात्मक भाव रखने लग जाते हैं, तो उनकी जो सोचने की क्षमता है ना वो ही नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो परिवार है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है किसको? विकास को। तो यहाँ पर अपनों ने परिवार को भी समझा। उसके बाद अपन बात करते हैं समाज की। समाज में हम क्या ले सकते हैं? देखिए, विभिन्न प्रजातियां जो होती है, प्रजाति जो होती है वो विभिन्न समाजों में रहती है। अब कोई प्रजाति किसी समाज में रहती है, कोई प्रजाति किसी समाज में रहती है। अब उस समाज का किस प्रकार का वातावरण है वो वातावरण इस प्रजाति पर अवश्य पड़ेगा। अगर अपन सामान्यतः लोक व्यवहार की बात नहीं करें, प्रकृति की बात करें, तो भी यदि कोई प्रजाति ठंडे प्रदेश में रह रही है तो ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, जबकि गर्म प्रदेश के लोग हैं वो कमजोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें प्रजातिगत विभिन्नता आ जाती है। किसकी वजह से? समाज की वजह से। तो यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि समाज बालक के विकास में अहम भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि अगर बालक का समाज की दृष्टि से देखें तो सामाजिक वातावरण ही ले लेते हैं। समाज का क्या खान है, क्या पान है, खान पान, रहन सहन, सब चीजें प्रभावित करती है। मान लीजिए कि एक समाज में सभी लोग शिक्षित है तो उस समाज के बालक, उस समाज का जो बालक है ना उसका व्यवहार, उसका बोलने का तरीका उस समाज से श्रेष्ठ होगा जिस समाज में अशिक्षित लोग रहते हो, उससे अधिक श्रेष्ठ होगा उसका रहने का तरीका, उसका बोलने का तरीका। तो इस प्रकार से हमारा समाज हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसके बाद अपन बात करें देश की, तो देश में अपन उसी चीज को ले सकते हैं। पहले अपनों ने परिवार की बात की, उसके बाद अपनों ने समाज की बात की, उसके बाद अपनों ने देश की बात की। देश में अपन मोटे तौर पर संसाधन ले सकते हैं, संसाधन ले सकते हैं। किसी देश में कितने संसाधन है और उस देश की जनता का जीवन स्तर किस प्रकार का है, जनता का जीवन स्तर वो बालक के विकास को अत्यधिक प्रभावित करेगा। मान लीजिए एक बहुत ही गरीब देश है, गरीब देश है और उसमें संसाधन है वो अपर्याप्त है। अब अपर्याप्त है तो यहाँ के लोग हैं वो गरीबी के कारण बालक को पूरा पोषण ही नहीं दे पाएंगे, उसका विकास कहाँ से होगा? फिर उसकी सभी चीजें प्रभावित होने लगेगी, उसकी शिक्षा प्रभावित होगी, उसका खान पान, रहन सहन, यानी सामान्यतः जद्दोजहद किसके लिए शुरू हो जाएगी? आजीविका के लिए शुरू हो जाएगी। तो फिर वो विकास के अन्य आयामों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए देश है वो हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि देश की विचारधाराएं भी हैं वो भी अत्यधिक प्रभावित करती है। अब हमारे भारत में हमारी विचारधारा, हमारी भारतीय संस्कृति है वो यूं कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति यूं कहती है कि सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, घुल मिल कर रहना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। जबकि विदेशों में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से घुलने मिलने का वक्त ही नहीं रहता। तो जिस प्रकार से हमारी आर्य संस्कृति का विकास हुआ है, सामान्यतः वैसा विकास प्रदेशों में या फिर पाश्चात्य देशों में नहीं हो पाता।
इसी प्रकार से हमारी संस्कृति अलग है, वहां की संस्कृति अलग है। तो भारत का बच्चा अमेरिका के बच्चे से बिल्कुल अलग होगा, उसका विकास बिल्कुल अलग तरीके से होगा। तो इस प्रकार से देश है, समाज है, परिवार है, तीनों ही बालक के विकास को प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने परिवार, समाज, देश को समझा। उसके बाद अपन बात करते हैं सभ्यता व संस्कृति की। अगर अपन संस्कृति की बात करें तो मोटे तौर पर तो अपन बात कर ही चुके हैं, परंतु विद्वान है, क्रचफील्ड है, बेलेसी है, इन विद्वानों ने संस्कृति पर बहुत अधिक विचार किया था और इन्होंने संस्कृति पर विचार विमर्श करते हुए यूं कहा था कि जहां पर जैसी संस्कृति होगी वैसे ही वहां के बालक होंगे। यदि हमारे यहाँ जिस प्रकार की संस्कृति है, यानी हमारे यहाँ संस्कृति यदि सम्मानजनक है, बहुत अच्छी है, तो हमारे यहाँ पर बालक सम्मान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है, वो छोटा सा बच्चा होता है तभी उसे सिखाया जाता है कि जा बेटा सूरज को अर्घ्य देकर आ, यानी कलश में जल दे दिया जाता है, सूरज भगवान को जल चढ़ाया जाता है। हम सूर्य को देवता मानते हैं, हम अग्नि को देवता मानते हैं, हम जल को देवता मानते हैं, जबकि पाश्चात्य में शायद ऐसा नहीं होता। तो पाश्चात्य में सिर्फ और सिर्फ इसको विज्ञान की नजर से देखा जाता होगा। तो इस प्रकार से, और ये बात नहीं कि पाश्चात्य में भी सब जगह इस एक प्रकार का होगा, वहां पर भी समाज का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए पहले तो है वो परिवार की संस्कृति, परिवार का सांस्कृतिक वातावरण प्रभावित करेगा। देखिए एक समाज तो ऐसा देखा था कि उस समाज में जितने भी परिवार रह रहे थे, मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 50 परिवार रह रहे थे, उन 50 परिवारों में जो 49 परिवार थे उनकी वेशभूषा जो थी वो अलग थी, जबकि एक परिवार की वेशभूषा अलग थी। अब ये किसका प्रभाव पड़ता है? जब उनका पता लगाया गया भाई इन सभी की वेशभूषा अलग है, आपकी अलग है, तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये सभी तो मूलतः राजस्थान के थे। मान लीजिए राजस्थान का परिवार है, ये लोग दूसरे राज्य से यहाँ आकर बस गए थे, परंतु इन्होंने अपना परिवार का जो पहनावा था वो नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर पहले तो हमारे परिवार की संस्कृति हमें प्रभावित करती है, ठीक है। अब ये जो 49 लोग हैं मोहल्ले वाले, ये तो त्योहार वो मनाते हैं जो राजस्थान में मनाए जाते हैं, ये वो मनाते हैं जो दूसरे राज्य में जहां से ये आए हैं वहां के त्योहार मनाते हैं, वहां के ज्यादा त्योहार मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी परिवार की संस्कृति, फिर हमारी समाज की संस्कृति, फिर हमारा देश, यानी इस प्रकार से है वो हमें सब चीजें प्रभावित करती है। यदि अपन सभ्यता की बात करें तो सभ्यता में जो भारतीय सभ्यता है उसको आर्य सभ्यता कहा जाता है। यानी यहाँ के जो लोग थे वो सामान्यतः प्रकृति का सम्मान करने वाले लोग थे, प्रकृति का सम्मान करने वाले लोग थे। तो आज भी हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं विभिन्न प्राकृतिक आयामों पर, और जब भी कुछ प्राकृतिक उथल पुथल होती है तो उसका जिम्मेदार भी स्वयं मनुष्य अपने आप को मानता है। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। तो इस प्रकार से एक संस्कृति अपन कहते हैं किसी भी समाज के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को, और समाज का रहन सहन। और यदि अपन संस्कृति परिवर्तन की बात करें तो राजस्थान में भी विभिन्न संस्कृतियों के दर्शन आप कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और इस तरीके से व्यक्तियों का विकास भी अलग अलग होता है। और इस बात पर विचार किसने किया है? इन वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, क्रचफील्ड और बेलेसी नामक वैज्ञानिकों ने इन संस्कृति नामक विषय पर सर्वाधिक विचार विमर्श किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ लिए? अपनों ने लिंग पढ़ लिया, बुद्धि पढ़ लिया, परिवार, समाज,
देश देख लिया। ये अपन शॉर्ट में करते चल रहे हैं क्योंकि सामान्यतः आपको इतना ही टॉपिक में दिया गया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, उसके सभी पक्षों पर अपन विचार करेंगे आगे। अब अपन बात करते हैं जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखवाए गए थे, उनमें इसके बाद जो कारक लिखवाया गया था वो अत्यंत महत्वपूर्ण कारक था। और वो कौन सा कारक था? ग्रंथियां। क्या होती है ग्रंथियां? ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह होती है जो शरीर को प्रोटीन व हार्मोन पहुंचाकर, या फिर अपन यूं कह सकते हैं स्राव करती है। तो ग्रंथियां क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर को प्रोटीन या हार्मोन स्राव करती है। यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक या फिर पूरे शरीर को प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स प्रदान करना, ये पूरा का पूरा काम किसका है? ग्रंथियों का है। यहाँ पर मैं यूं भी कह सकती हूँ कि ये जो ग्रंथियां है ये भी अपन मान सकते हैं कि वंशानुक्रम का ही एक अंग है। परंतु यदि विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में देखें तो भी यह अहम रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः 2 प्रकार की ग्रंथियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां? अंतः स्रावी ग्रंथियां और इसके साथ साथ बाह्य स्रावी ग्रंथियां। सामान्यतः मनोविज्ञान में अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही पढ़ा जाता है। अपन भी कुछ ग्रंथियों पर विचार विमर्श करेंगे जो बालक के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने देखा कि ग्रंथियां क्या होती है। ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर को विटामिन या प्रोटीन या हार्मोन्स स्राव करती है या पहुंचाती है। हार्मोन स्राव करके शरीर को विभिन्न योग्यताएं प्रदान करती है। 2 प्रकार की मानी जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी मानी जाती हैं, तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां भी मानी जाती हैं। ये अब अलग अलग जो ग्रंथियां हैं वो किस किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करती है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले यदि अपन ग्रंथि की बात करें तो देखिए, सबसे पहली ग्रंथि के बारे में अपन पीयूष ग्रंथि देख सकते हैं जो बालक के विकास में अहम रोल अदा करती है। पीयूष ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जा सकता है। मास्टर ग्रंथि कहा जा सकता है। देखिए, ये भी हार्मोन स्राव करती है, हार्मोन स्राव करती है। मान लीजिए इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन संतुलित अवस्था में है या संतुलन की अवस्था में है, तो बालक का जो विकास है, बालक का विकास है वो भी कैसा होगा? संतुलित ही होगा, संतुलित ही होगा। मान लीजिए इसमें कमी, अब किस प्रकार से संतुलित होगा, किस चीज में संतुलित होगा? अब ये तो है नहीं कि मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि तो वो शरीर में प्रत्येक ग्रंथि का काम स्वयं ही कर लेगी, ऐसा तो होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, एक ही भूमिका निभा सकता है। तो उसी प्रकार से सामान्यतः ये किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है, किस क्षेत्र में शरीर का संतुलन बनाए रखती है, तो उस पर यदि अपन विचार करें तो देखिए
यदि इसकी अधिकता हो जाती है, अधिकता का मतलब इसकी सक्रियता अधिक हो जाती है या इससे स्रावित हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तब बालक बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब वो यूं कह सकती हूँ कि बेडौल हो जाता है। बेडौल का मतलब वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर नहीं दिखता, अजीब सा दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार से इसकी अधिकता के कारण जो बालक है वो बहुत लंबा हो जाता है, बेडौल दिखने लग जाता है। और यदि इसकी कमी हो जाए तो बालक में बौनापन आ जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये सामान्यतः किसको नियंत्रित करता है, ये पीयूष ग्रंथि किसको नियंत्रित करती है, बालक की शारीरिक लंबाई को नियंत्रित करती है। इसकी अधिकता से बालक बहुत अधिक लंबा हो जाता है, कम होती है तो बालक बौना रह जाता है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में बालक चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लंबा हो गया तो उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो कम होगी। कैसे? उसकी हड्डियां मजबूत नहीं होगी, बड़ी तो हो जाएगी, लंबी लंबी हड्डियां हो जाएगी, परंतु मजबूत नहीं होगी। उसी प्रकार से ये भी पूरा विकास नहीं कर पाता है। सामान्य जो बालक होते हैं, सामान्य बालक जो कार्य कर सकते हैं, वो ये बालक कार्य नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? क्योंकि सामान्यतः यदि अपन देख लें कि अगर थोड़ी सी हाइट पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो अगर सामान्य हाइट वाला है वो बालक उसे ले सकेगा, परंतु ये बालक उसे नहीं ले पाएगा। और नहीं ले पाएगा तो ये बालक क्या हो जाएगा? निर्भर हो जाएगा, किसी अन्य पर निर्भर हो जाएगा। और जैसे ही वो किसी अन्य पर निर्भर हुआ, वहीं पर बालक का चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो बालक का संतुलित विकास नहीं हो पाता। तो यहां पर अपन पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन से बालक की लंबाई नियंत्रित होती है। इसकी अधिकता से बालक बेडौल हो जाता है, बड़ा होता है, और इसकी कमी से बालक बौना हो जाता है। और सामान्यतः ये दोनों ही बालक सामान्य बालक की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। और मान लीजिए कमी हुई है, तब तो बालक का चिड़चिड़ापन होना या बालक में चिड़चिड़ापन का आना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आप अपने पर्यावरण में देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, यदि कोई इस प्रकार का बालक है, उसमें किसी प्रकार की समस्या, और हाँ ये भी है, यदि इस प्रकार के बालक होते हैं ना, तो उनके अलग से नाम रख दिए जाते हैं, उनके साथ के बच्चे भी उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी वो लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो सामान्य बच्चों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली ग्रंथि की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्रंथियां जो बालक के विकास को प्रभावित करती है। और ग्रंथियों में अपनों ने सबसे पहली ग्रंथि तो पढ़ी है मास्टर ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अगली ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ये क्या होती है? ये क्या करती है? सामान्यतः उपापचयी क्रियाओं को ये ग्रंथि है वो नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। अब मान लीजिए कि इससे स्रावित जो हार्मोन है, स्रावित हार्मोन, उसकी यदि अधिकता हो जाती है, यदि ये स्रावित हार्मोन अधिक हो जाता है, तब बालक का वजन कम होने लग जाता है, वजन कम होने लगता है। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो बालक का वजन
अधिक होने लगता है। यहां पर यदि बालक का वजन कम हुआ तो उसमें एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, वो वीक महसूस करेगा या उसमें कमजोरी अधिक रहेगी। और यदि बालक अधिक वजन हो जाता है, यानी वो खा तो रहा है परंतु उसमें थायराइड की कमी हुई, कमी के कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये बालक आलसी हो जाता है, अक्रियाशील हो जाता है। अक्रियाशील कैसे? सामान्यतः आपने देखा होगा कि मोटे लोग अक्सर संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं, वो अपने शरीर को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहते। तो शरीर को ज्यादा दुखी नहीं करना चाहते तो इसलिए वो सामान्यतः आलसी हो जाते हैं। वो न ज्यादा खड़े होते हैं, न ज्यादा काम करना चाहते। हालांकि अपवाद सब जगह मिलता है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये अपन इसकी बात कर रहे हैं। सामान्यतः यदि कोई बालक अच्छा सा खा पीकर, अब एक जगह पर यहाँ हुआ, ऐसा हुआ कि कोई बहुत मोटी लड़की थी, मोटी का मतलब हेल्थ से अच्छी हष्ट पुष्ट थी, तो उसको यूं कह दिया कि क्या हुआ तुझे, इतनी मोटी कैसे होगी? बोले खाते पीते घर की हूं। मतलब इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यदि बालक स्वस्थ है यानी इसकी वजह से बालक मोटा नहीं है, तो वो एक्टिव भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी मोटे बालक एक्टिव नहीं होते, परंतु जो इस वजह से बालक मोटे होते हैं वो सामान्यतः संतुष्ट हो जाते हैं, वो अक्रियाशील हो जाते हैं, साथ साथ वो आलसी भी बन जाते हैं। अब यदि कोई बालक आलसी है, मान लीजिए यदि कोई बालक कमजोर है, तो वो बालक उन बालकों की तुलना में कम विकास कर पाएंगे जो सामान्य है। और मान लीजिए ये भी इस ग्रंथि से भी मान लीजिए कि संतुलित हार्मोन स्राव हो रहा है बालक में, तो बालक का संतुलित विकास होगा, और संतुलित विकास होगा तो उसकी भी जो उपापचयी जो क्रियाएं हैं वो पूर्णतः नियंत्रित रहेगी, और इस प्रकार से बालक है वो अपना अच्छे तरीके से विकास कर पाता है, और वो भी एक सामान्य बालक माना जाएगा। तो इस प्रकार से यह ग्रंथि या इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए अधिकता हो रही है, और हाँ इसका एक लक्षण और होता है, यदि इसकी अधिकता हो रही है ना, वजन कम होता है और भूख बहुत लगती है, तो सामान्यतः मान लीजिए बीमारी खराब होती है, परंतु फिर भी इसकी अधिकता होती है तो आप कितना भी खाइए, आप जी भर कर खा सकते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि भूख ही नहीं लगती। वो एक और जो थायराइड बीमारी होती है वो गले में होती है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि इसके हार्मोन की जब अधिकता होती है तो आपको बहुत भूख लगेगी, आप जो चाहे जी मन में आए वैसे आप खाइए, आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। और सामान्यतः जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो तो यूं चाहते हैं कि वो पसंद की चीज भी खा ले और उनका वजन भी नहीं बढ़े, परंतु यदि वजन बढ़ रहा है और वो सुंदर नहीं दिख रहे तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर है वो जितना मर्जी खाओ परंतु वजन कम ही होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली ग्रंथि की तरफ। तो अगली ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। अगली ग्रंथि जो है वो भी एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि, और इस ग्रंथि से भी स्रावित हार्मोन यदि संतुलित है तो बालक संतुलित रहेगा, परंतु यदि इसकी अधिकता हो जाती है, इसकी अधिकता हो जाती है तो बालक क्रोधी होता है, और यदि इसकी कमी रह जाती है तो बालक है वो तनाव में महसूस करेगा, बालक चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि
हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या हमारी जो ग्रंथियां हैं वो हमारे विकास को प्रभावित करती है। सामान्यतः अपन यूं कह सकते हैं कि जितनी भी ग्रंथियां हैं उनका संतुलन बना रहना चाहिए हमारे शरीर में। यदि उनकी संतुलित अवस्था है, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन संतुलित है, तब अपन सामान्य रहेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे अपन आगे। और व्यक्तित्व टॉपिक अगर अपन पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व टॉपिक में भी अपने को ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। अपन यहाँ पर सामान्य प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत देख रहे हैं। उसके बाद अपन यदि बात करें तो देखिए जनन ग्रंथि भी होती है। अब जनन ग्रंथि भी प्रभावित करती है। ये क्या करती है कि लड़कों में है वो पुरुषोचित गुणों का विकास करती है। और कोई लड़की है तो लड़की में स्त्रियोचित गुणों का विकास करती है। अपन उसी को मान सकते हैं कि जैसे जैसे लड़की है वो स्त्रियोचित गुणों में आती है तो उसकी आवाज मधुर होती है और इसकी आवाज कठोर होने लगती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के शारीरिक चेंजेस भी आते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि पुरुषों में पुरुषोचित और स्त्रियों में स्त्रियोचित गुणों का विकास किस वजह से होता है? जनन ग्रंथियों के द्वारा होता है। और यदि इनमें कहीं भी हेरफेर हो जाती है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो इनमें इसके गुण आने लग जाते हैं, इसमें इनके गुण आने लग जाते हैं, जो बालक को क्या कर देते हैं? असामाजिक बना देते हैं, या फिर यूं कहें कि कुसमायोजित कर देते हैं। बालक को कुसमायोजित कर देते हैं। और कुसमायोजित जैसे ही बालक हो जाता है वैसे ही उसका जो विकास है वो रुक जाता है और वो सामान्य बालक की तरह विकास नहीं कर पाता। तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले ग्रंथि की तरफ। देखिए यहाँ पर सामान्यतः अपनों ने महत्वपूर्ण जो ग्रंथियां हैं वो तो अपनों ने देख लिया है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि देखिए अग्नाशय की यदि अपन बात करें तो एक जो ग्रंथि होती है द्वीपिका ग्रंथि, वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ ग्रंथियां ही निर्धारित करती है कि किस उम्र में कौन सी अवस्था आएगी, किस उम्र में कौन सी अवस्था आएगी, किस उम्र में कौन सी अवस्था आएगी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रंथियां हमारे शरीर में अहम रोल अदा करती है। कैसे? देखिए एक ग्रंथि का विकास रुका तो किशोरावस्था में देरी होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए यदि मैं पीनियल ग्रंथि की बात करूं, पीनियल ग्रंथि, यदि पीनियल ग्रंथि की बात करें तो सामान्यतः ये ऐसी ग्रंथि है जिसकी यदि अधिक सक्रियता हो जाए, जिसकी सक्रियता अधिक हो जाए ना, तो इसकी अधिक सक्रियता से बालक में बाल्यावस्था के गुण देर तक रहते हैं। और जाहिर सी बात है जब बाल्यावस्था के गुण देरी तक रहेंगे तो किशोरावस्था लेट आएगी। तो इस प्रकार से कुछ ग्रंथियां, अब सामान्यतः आप देखते हैं कि एक बालक है वो जन्म के 2-2.5 साल तक चलना ही शुरू नहीं करता, और एक बालक ऐसा होता है जो 10 महीनों में चलना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ग्रंथियां हमारे शरीर के विकास को निर्धारित कर देती है कि बालक कितना एक्टिव रहेगा, कितना चीजों को ग्रहण कर पाएगा। जिस प्रकार से जो ग्रंथि कार्य करती है उसके द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर के विकास को निर्धारित करते हैं। और सामान्यतः हमारा शारीरिक विकास हमारे मानसिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि हम शरीर से यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर हम आगे विकास नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पीनियल ग्रंथि की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है
इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए या आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पर अपनों ने देखा ग्रंथियों की सक्रियता, या अपनों ने सिर्फ और सिर्फ इतना समझा है कि ग्रंथियां विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यहाँ पर अपन ये समझ चुके हैं कि हमारे शरीर की जो विभिन्न ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर के विकास को निर्धारण करने में अहम रोल अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ साथ अगली अगर विशेषता देखें तो देखिए चोट लगना, ठीक है, या मान सकते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त होना, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करता है, मान लीजिए आप कहीं गए, आप तो नहीं, अपन किसी और का कह देते हैं, एक लड़का जो बाइक से जा रहा था, ठीक है, बाइक या मोटरसाइकिल से जा रहा था, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ उसके दिमाग पर चोट लगी, दिमागी संतुलन खो बैठा, और जैसे ही संतुलन खो दिया वैसे ही विकास समाप्त हो गया ना। तो इस प्रकार से चोट या दुर्घटनाग्रस्त होना, या मैं यूं भी कह सकती हूँ कि कोई रोग या कोई बीमारी, जैसे अपन प्राचीन काल को लें तो प्राचीन काल में एक बीमारी चलती थी जिसमें जो पोलियो, आजकल तो है वो बच्चों में नहीं देखने को मिलती, और सामान्यतः इसीलिए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चे के पैर पे पोलिया हो जाता था, और उस वजह से एक पैर या जिस भी पैर पर पोलिया लगता उस पैर का विकास ही नहीं होता। अब एक पैर विकास नहीं कर पाता है, हम एक पैर के सहारे उतना काम कर सकते हैं क्या कि जितना जो दो पैरों वाला बालक कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के रोग, अब मान लीजिए कि किसी को पैरालिसिस हो गया, मतलब लकवा हो गया, तो वहां पर उसका विकास है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। कोई चोट लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, तब भी हमारा विकास बहुत अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा विकास प्रभावित ही नहीं, विकास रुक भी जाता है इन परिस्थितियों के कारण। तो मान लीजिए कि एक विकल्प यूं आ जाए कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, और उसमें यदि चोट या रोग है या दुर्घटना भी है तो वो भी विकास को प्रभावित करता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं अंतिम कारक की जो विकास को प्रभावित करता है। अंतिम कारक अपन कौन सा देख सकते हैं? मैंने आपको बताया था खान पान, या फिर यूं कहे कि पोषण। अब देखिए एक बालक जो सामान्यतः अच्छे घर में है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके खान पान पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, तो वो बालक तो सामान्य विकास करेगा, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि अच्छा विकास करेगा, और वो विकास की सभी अवस्थाओं को उसी प्रकार से प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि किसी बालक को अच्छा खान पान ही नहीं मिला और वो वहां पर कुपोषण का शिकार हो गया, तो कुपोषण का शिकार होने पर उसका शारीरिक विकास रुकता है, और जैसे ही उसका शारीरिक विकास रुकता है तो शारीरिक विकास किसको प्रभावित करता है? उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है, और यह बालक इस बालक की तुलना में कम विकास कर पाता है। तो इसलिए पोषण, और ये अपन देखते भी हैं कि वर्तमान में स्कूलों में मिड डे मील की योजना चलाई जा रही है, और स्कूलों में है वो बच्चों को दूध, फ्रूट्स वगैरह दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में सरकार योजना चला रही है। क्यों चला रही है? ताकि कोई भी बच्चा है वो कुपोषण का शिकार नहीं हो, क्योंकि यदि बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो बच्चे ही हमारे देश की क्या है? भविष्य है। तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा? तो इसलिए बच्चों को पोषण देने के लिए या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमारी जो सरकारें हैं वो क्या चला रही है? विभिन्न योजनाएं चला रही है, और इस प्रकार से अनेक योजनाओं द्वारा माता पिता को भी जागरूक किया जा रहा है।
सामान्यतः कुछ घरों में ऐसा होता है कि सामान्यतः आर्थिक स्थिति तो रहती है, परंतु फिर भी लोग बच्चों के विकास की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बच्चे जैसे तैसे अपने आप ही बड़े हो जाते हैं उम्र के आधार पर। तो उनके विकास की तरफ ध्यान देने के लिए आजकल बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। साथ साथ सोशल मीडिया भी एक्टिव हो रहा है। सरकारें विभिन्न योजनाएं चला रही है, सरकारी स्कूलों में योजनाएं चला रही है। तो ये सभी योजनाएं हमें क्या बताती है कि हमें अपने खान पान का स्तर, हमारे पोषण का स्तर हमारे द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि खान पान और पोषण से ही शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास होगा तो ही मानसिक विकास होगा, और जब तक हम शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा किसी भी आयाम का विकास नहीं हो पाएगा। जो विकास के विभिन्न आयाम अपनों ने देखे थे, विकास के विभिन्न आयामों में अपनों ने देखा था सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, भाषाई विकास। तो ये सभी चीजें हैं वो किस पर जुड़ी हुई है? शारीरिक व मानसिक विकास पर जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें इस स्तर को भी सुधारना होगा। तो यहाँ पर अपनों ने संक्षिप्त चर्चा की है विकास के प्रभावित करने वाले कारकों पर। सामान्यतः समझती हूँ कि यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे जो वंशानुक्रम व वातावरण है जो बड़े अच्छे से आपको पढ़ने हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, परंतु आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।